वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 क्या है? गॉसेस थ्योरम, है ना, गॉस का नियम। इस गॉस के नियम, गॉसेस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कुछ पिछले चैप्टर के यानी चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 एंड 18 ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। तो हम थोड़ा इन सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गॉसेस थ्योरम शुरू करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, है ना। गॉसेस थ्योरम को थोड़ा देर में पढ़ लेंगे। तो 28 ये है, कुछ यूं, ये वाला कह रहा है 3 है, ये वाला 5 है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये वाला 4 सेंटीमीटर, है ना। ये C है, ये A है, ये B है, यहाँ पर Q1 रखा है प्लस का 1.2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। यहाँ Q2 रखा है कितना, -1.6 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई। कहाँ पर? बिंदु C पर परिणामी विद्युत, ये प्लस वाला है, प्लस वाले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? दूर की ओर। देख लें, जिनको समझ नहीं आया वो अच्छे से समझे। ये प्लस वाला है, प्लस वाले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो दूर की ओर होगी। क्लियर? ये माइनस वाला है, माइनस वाले से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो पास की ओर होगी। और हमसे बिंदु C पर ही निकालना है, हम केवल बिंदु C पर निकाल रहे हैं। A की वजह से दूर की ओर, B की वजह से पास की ओर। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये त्रिभुज है, याद करें ABC, ये C है, ये A है और ये B है। ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 अगर 90 डिग्री पर हैं, यानी कि ये वाला 90 डिग्री का कोण होगा। 3, 4, 5 रेशियो है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमको यहाँ पर निकालना क्या है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो EA होगी, यहाँ पर जो होगी वो EB होगी। एक बात समझने वाली है, एक विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ पर E। परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ पर E। तो हम पहले यहाँ पर EA की बात निकाल लें। 9 इंटू फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। यानी EA बराबर अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू 1.2, पहले इसकी वजह से 10⁻⁸/r²। 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -2, मीटर में बदल लिया। इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 10 की घात -2 करना पड़ेगा, और इतने का स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू चेक कर लें। 9 इंटू ये कितना बचा? 10, ये प्लस का 9, ये माइनस का 8, प्लस का 9 -8 पावर 1 बचाएगा, गुणे 1.2 अपान में चेक किया 3 का 9 गुणे 10 की घात -4, 9 से 9 कैंसिल, कितना बचा? 1.2। और इसे चेक करेंगे, ऊपर जाएगा। 1.2 को 10 से गुणा कर लें तो 12 हो गया, और 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 4 प्लस की, इतना आया न्यूटन पर कूलाम। EA की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर EB की वैल्यू चेक करें तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6। देखिए इस बार वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ अपान दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर।
तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -2 इतने का स्क्वायर, ये 9 ये -8 कितना रह गया 9 इंटू 10⁻1 इंटू 1.6 अपान 4 चौको 16 गुणे 10 की घात -4। ये वाला अगर हम 10 देखें और ये 1.6 देखें, इससे क्या होगा, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी 16 बना दिया। 16 को इससे क्या किया, कट कर लिया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। यानी कि EA का जो मान है वो कितना है 12 गुणे 10 की घात 4 इधर, और EB का मान है 9 गुणे 10 की घात 4 इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, परिणामी जब हम चेक करते हैं तो परिणामी निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या सीखा है, ई परिणामी अंडर रूट क्या होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 कॉस थीटा। और एंगल अगर ये 90 है तो ये पता है तुमको ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन है, पूरी लाइन पर कोण कितना 180, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब कोण पर वैल्यू रख देंगे तो परिणामी E निकल के आ जाएगा, परिणामी E निकल के आ जाएगा। तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर की E1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी कितनी फाइंड की, E1 मतलब EA कितनी फाइंड की हम लोगों ने 12 गुणे 10 की घात 12 गुणे 10 की घात 4 इतने का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू EB हमने फाइंड की कितनी 9 गुणे 10 की घात 4 इतने का स्क्वायर प्लस कितना रहेगा हमारे पास 2, हम यहाँ EA EB ही लिख ले रहे हैं, इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जानते हैं 0, तो ये टोटल क्या हो गया 0। यहाँ पर हम E बराबर फाइंड करेंगे तो 12 का स्क्वायर किया 144 गुणे 10 की घात 8 प्लस 81 गुणे 10 की घात 8। इसे हम फाइनली चेक करें तो 225 गुणे 10 की घात 8 144 81 225 225 का वर्गमूल्य 15 10 की घात 8 का वर्गमूल्य 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये तो बात रही क्वेश्चन नंबर 28 की। अब जिन लोगों ने पूछा है उनको बताया गया जिनकी समस्याएं हैं, है ना। अब जिन्होंने नहीं पूछा है कुछ तो उनके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा बताया गया है कि आपको कोई समस्या हो तो आप पूछें, आप नहीं पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पर आपको हम दिखा दें करके। जो निर्वात में बल होता है F ऑफ A निर्वात, वो आपका रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो माध्यम में बल रहता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता जानते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम में चेक करें तो F ऑफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K एप्सिलॉन इंटू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। K क्या है, परावैद्युतांक। तो हम अगर इन दोनों का भाग दे दें FA अपान FM करें तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इतने से ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया
एप्साइलन इंटू के अपान एप्साइलन नॉट चाहे यहाँ पर हम क्या कर लें कि के को अभी हटा ले रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। के को अभी हटा ले रहे हैं तो एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या निकल के आया, एफ ऑफ ए अपान एफ ऑफ एम बराबर एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट। इसी को के कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, के। यही परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। तो हमको इसी की वैल्यू चाहिए थी। अब सवाल को कर लेते हैं। मतलब आपके पास एक चीज निकल के आ गई, माध्यम निर्वात में बल, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल परावैद्युतांक होगा, चाहे कह लें माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। बस इनमें उल्टा है, ये निर्वात तो यहाँ पर ये वाला निर्वात, ये माध्यम तो यहाँ पर ये वाला माध्यम। क्या होगा, तो आपसे पूछा गया है कि परावैद्युतांक के की वैल्यू 81 है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता बतानी है, कहने का मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता बतानी है। एप्साइलन बराबर क्वेश्चन मार्क। एप्साइलन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर हम जानते हैं एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट इक्वल टू के, तो एप्साइलन बराबर एप्साइलन नॉट इंटू के कितना आ जाएगा, एप्साइलन नॉट इंटू के, एप्साइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू के 81, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.17 इंटू 10⁻10 मात्रा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 भी दोबारा हो गया, एक बार बता चुके हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख लें, समझ लें। अब हम लोग आते हैं गॉस के थ्योरम पर, चैप्टर 2। हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2 गॉस थ्योरम। जो गॉसेस थ्योरम है ना, सबसे पहले तो ये चैप्टर 2 का जिसके पास नोट्स नहीं पहुंचा है वो इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स को जरूर ले लें, है ना। नोट्स से है क्या, आपको कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर जैसे पहले हमने जो पहला पॉइंट बनाया है आपको समझाने के लिए, वो है पहला है क्षेत्रफल सदिश। तो हम यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल सदिश क्या है, कि हम यह कह सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल की भी दिशा ली जाए, क्षेत्रफल की क्या ली जाए, दिशा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल फिर क्षेत्रफल ना रह के क्षेत्रफल सदिश में बदल जाएगा। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड, तो इसकी जो दिशा है वो बाहर की ओर है। किधर है, बाहर की ओर। क्षेत्रफल का ये जो वेक्टर होगा ये वाला, ये क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। अगर जैसे इस हम नोट्स की बात करें, ये जो नोट्स है हमारे पास, इस कॉपी है उसकी बात करें, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो इसका सदिश किधर होगा, ऊपर की ओर। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल में उसकी दिशा को दिखाने लगे तो वह क्षेत्रफल फिर क्षेत्रफल ना रह के क्षेत्रफल सदिश में बदल जाएगा, और इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, है ना, लंबवत ही रहेगी। कहने का मतलब लंबवत ऊपर की ओर ही जाएगी। अगर बोर्ड को हम फ्लैट करके रखें ऐसे तो लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, तो इसमें देखिए क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर में कुछ लिखा गया है, वो यह है बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल, कोई बंद पृष्ठ है उसके प्रत्येक क्षेत्रफल से एक क्षेत्रफल सदिश संबद्ध रहता है जिसकी दिशा क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर। हमने कहा जैसे ये है, इससे अभिलंबवत ठीक 90 डिग्री पर बाहर की ओर, ठीक 90 डिग्री पर बाहर की ओर जो इसकी दिशा रहेगी वो होगा क्षेत्रफल सदिश। तो हम यह कह सकते हैं कि जो एरिया है ये वेक्टर में है a इंटू एन कैप। समझ गए कि a इंटू एन कैप, एन कैप का मतलब क्या होता है, दिशा। एन कैप का मतलब क्या होता है, दिशा, पहले समझा चुके हैं। वेक्टर का मतलब होता है मॉड इंटू दिशा दोनों, तो ये मॉड वैल्यू हो गई, ये क्या है, दिशा।
अगला जो हमारे पास पॉइंट है समझने के लिए वो क्या है, समतलीय कोण। समतलीय कोण, तो समतलीय कोण हम जानते हैं प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तो हम जानते हैं कोण की परिभाषा क्या है, वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा, ये चाप है, केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। समतलीय कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो ये हो गया। इसमें हम समझें तो इसका मात्रक क्या रहता है, रेडियन, जानते हैं रेडियन। तो हम एक रेडियन बराबर हम जान लेते हैं, एक रेडियन की परिभाषा, ऐसी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। एक सेकंड की बताएं, एक एम्पियर की बताएं, है ना, एक कूलाम की बताएं, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो जैसे है एक रेडियन की परिभाषा, तो एक रेडियन कब होगा, एक रेडियन कब होगा, समझ लें, अगर वो चाप बटे त्रिज्या, तो हम क्या कहेंगे, एक रेडियन वह समतलीय कोण है, एक रेडियन वह समतलीय कोण है जब चाप और त्रिज्या के मान आपस में क्या हो, बराबर हो, और केंद्र द्वारा यह कोण अंतरित किया जाए। क्या कह सकते हैं, चाप और त्रिज्या के मान आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर चाप भी एक है त्रिज्या भी एक है तो काट दो, चाप भी दो त्रिज्या भी दो तब भी काट दो, रेडियन कितना रहेगा, एक। हम कह सकते हैं चाप और त्रिज्या के मान जब बराबर होंगे तो केंद्र पर अंतरित कोण जितना भी होगा वो एक रेडियन के बराबर होगा। ये तो छोटे छोटे पॉइंट थे। हालांकि क्षेत्रफल सदिश यहाँ समझना जरूरी था, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन हैं वो सब क्षेत्रफल सदिश से संबंधित हैं। यहाँ आपको क्षेत्रफल को सदिश लेना पड़ेगा और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला जो हमारे पास स्टार पॉइंट में पॉइंट है वो है घन कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि घन कोण क्या है। घन कोण के केस में जैसे आपके पास गेंद है, क्या है, बड़ी सी वॉलीबॉल वाली गेंद है या फिर छोटी सी गेंद है, तो ये जैसे मान लीजिए ये गेंद है, तो गेंद है, तो गेंद आपके पास गोल है, इसका कोई भी एक बाहर का पृष्ठ लीजिए, है ना, कोई गेंद है गोल सी, उसके ऊपर कहीं पर भी आप ऐसे गोला कर लें थोड़ा, है ना, गेंद है इस तरीके से, गेंद है ये यूं, इसके अगर यूं गेंद है तो इसके यहाँ पर कहीं गोला कर लें, और गोला करने के बाद या कोई भी एक पॉइंट ले लें, वो जो पॉइंट होगा गेंद के सेंटर पे यानी गेंद के केंद्र पे जो कोण बनाएगा, जैसे एक लाइन ड्रा कर लें, गेंद के ऊपर थोड़ी सी लाइन ड्रा कर लें, और वो जो लाइन के दोनों पॉइंट होंगे वो जो सेंटर पर जो कोण बनाएंगे, केंद्र पर जो कोण बनेगा, यानी कि अगर हम ये भाग गेंद का ये पृष्ठ है, ये बाहरी पृष्ठ है गेंद का, तो इस वाले पॉइंट से ये जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, घन कोण डी ओमेगा कहलाएगा। यानी कि अब हम इस बार क्या ले रहे हैं, कोण हम अंदर बना रहे हैं, पहले से गेंद है ना, गेंद गोल है, तो गेंद के ऊपर क्या करें कि एक पॉइंट जैसे लिया, गेंद के ऊपर ऐसे एक पॉइंट, एक लाइन की छोटी सी लाइन, वो जो दोनों लाइन गेंद ऐसे है, तो गेंद के ऊपर जो हमने ऐसे पॉइंट हम कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, वो जो दोनों लाइन के जो सिरे होंगे वो अगर हम गेंद के सेंटर पे मिलाएं, गेंद का केंद्र जो बीच में होगा, अगर हम वहां पर मिलाएं तो जो कोण बनेगा वो घन कोण के बराबर होगा। उसे ही कहते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण। बात को समझ में आ रही होगी कि जैसे बड़ी सी गेंद है आपके पास यूं, तो उसके ऊपर कोई ऐसे छोटा सा एरिया ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, वो जो केंद्र पर कोण ऐसे बनाएगा, ऐसे और ऐसे, तो वही कोण क्या होगा, घन कोण के बराबर होगा। इसे हम परिभाषा में पढ़ देते हैं।
किसी गोलीय पृष्ठ के, गोलीय एक गोला है उसके पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल जो बाहरी पृष्ठ है के सूक्ष्म खंड द्वारा, उसकी छोटा सा, हमने कहा छोटी सी लाइन ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जानते हैं स्टेरेडियन, मात्रक घनकोण का क्या है, स्टेरेडियन, है ना। अब हम थोड़ी परिभाषा जैसे जान लेते हैं। यदि गोलीय पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ है ना, इसकी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो, r हो, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, जैसे इसमें लिखा है यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r एवं पृष्ठीय अल्प क्षेत्रफल dA हो, तब केंद्र पर अंतरित घनकोण, तब केंद्र पर अंतरित घनकोण, और ये क्षेत्रफल कितना है जो हमने गेंद के ऊपर पृष्ठ पर जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया वो dA हो, तो केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर, d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर। तो नोट्स में आप चेक करेंगे, आपको मिलेगा घनकोण क्या होता है कि हमारे पास एक गेंद है, गेंद के ऊपर एक छोटा सा हमने इसे ऊपर पृष्ठ पर गोला किया, वो गोला कितना होगा dA, उसका क्षेत्रफल कितना कहलाएगा, छोटा सा क्षेत्रफल dA। वो जो क्षेत्रफल है ऐसे, वो ये वाला ऐसे जो क्षेत्रफल रहेगा, वो क्षेत्रफल केंद्र पर आके जो कोण बनाएगा वो कोण होगा घनकोण, और जो त्रिज्या रहेगी वो त्रिज्या। तो घनकोण का मान जो होता है वो dA अपान r स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि क्षेत्रफल पर त्रिज्या के कारण बना कोण d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर होगा। तो फिगर हमने आपके नोट्स में भी बना के दिया है। अब हमारे पास वही चीज आ जाती है, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, ठीक है, इसे हम लोग जानेंगे थोड़ा सही से। एक स्टेरेडियन की परिभाषा पहले जान लेते हैं। एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन तो हम जानते हैं होता क्या है कि d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर, d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर। तो d ओमेगा का मान 1 करना है, कब 1 हो सकता है, यानी कि dA बराबर r स्क्वायर हो जाए, dA बराबर r स्क्वायर हो जाए। तो हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोलीय पृष्ठ की वृत्त की त्रिज्या, जो गोलीय पृष्ठ की वक्र की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। कहने का मतलब त्रिज्या का वर्ग करें, इसका जितना क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल यहाँ पर लें। कहने का मतलब r स्क्वायर का मान अगर dA के बराबर कर लें, क्योंकि r स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, वर्ग है ना, तो क्षेत्रफल ही होगा। भुजा वर्ग जानते हैं क्षेत्रफल होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसके बराबर अगर हम dA ले लें और इन दोनों का अनुपात करें तो वो एक स्टेरेडियन के बराबर होगा, ठीक है। अब हमको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। जानते हैं गेंद है, गेंद का क्षेत्रफल कितना होता है, बाहरी क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। ठोस गोली का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, है ना, घनकोण का मान कितना हो जाएगा, घनकोण ओमेगा बराबर कितना, a अपान r स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी, 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई।
संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है समझने के लिए वो है वैद्युत फ्लक्स। वो क्या है वैद्युत फ्लक्स। और जैसे ही वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे पास जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सब क्या रहेंगे डेरिवेशन से संबंधित हैं, है ना। हालांकि वैद्युत फ्लक्स भी डेरिवेशन से संबंधित है। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स में हम परिभाषा को थोड़ा ऐसे बता दे रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, हमारे पास कोई वैद्युत होगा, मान लीजिए इस वायर में वैद्युत है, तो हम इसके चारों ओर क्या करेंगे एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे। इसमें क्या है वैद्युत, इस वायर में वैद्युत जा रही है, इस तार में वैद्युत जा रही है, तो इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे। कैसा पृष्ठ? काल्पनिक पृष्ठ। और ये काल्पनिक जो पृष्ठ होता है हकीकत में यही क्या कहलाएगा गॉसियन पृष्ठ। इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है वैद्युत बल रेखाएं, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी वैद्युत फ्लक्स। तो हम परिभाषा पढ़ दे रहे हैं पुनः। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसका हम डेरिवेशन अभी देख ले रहे हैं कि कैसे होना है ना। जैसे माना किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं उस पृष्ठ पर वैद्युत, उस पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल अवयव dA है, अल्प क्षेत्रफल अवयव dA है, तब वैद्युत फ्लक्स हमने क्या कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स E डॉट dA वेक्टर, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, है ना। अब है क्या, यदि पृष्ठ को, है ना, ऐसे ही यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दें, यदि पृष्ठ को क्या करें, यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दें, तो हम वैसे भी जानते हैं डॉट के साथ कॉस थीटा आता है। एक होता है आपने पढ़ा होगा जैसे कुछ भी टाउ बराबर पी, है ना, क्रॉस ई, पी ई, तो होता क्या है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जब क्रॉस रहता है तो साइन थीटा, प्रोडक्ट में जब डॉट रहता है तो कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डॉट जब रहता है प्रोडक्ट में तो आपके पास हमेशा रहेगा क्या कॉस थीटा, जब क्रॉस रहेगा तो रहेगा साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब आगे चीजें कुछ समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितने क्षेत्रफल पर निकाल रहे हैं, डीए क्षेत्रफल पर। तो जो वैल्यू होगी वैद्युत फ्लक्स होगा वो बहुत ही छोटा होगा, कहने का मतलब डी फाई ई बराबर बहुत छोटा होगा, कितना ई डी ए कॉस थीटा
डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, है ना। अब हमारे पास है कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर, इतना तो कितना है, ये डी ए पृष्ठ से जा रहा है, डी ए से। अब अगर हम यहाँ कहें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, चाहे हम यहाँ से अभी cos थीटा हटा लें, हम डॉट कर लें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की यहाँ से बात करेंगे तो हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन। इंटीग्रल ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसका समाकलन करेंगे, डी फाई, समाकलन का मतलब जोड़ना, छोटे छोटे हमने डी फाई जोड़े तो कितना मिलेगा, बड़ा सा फाई बराबर ई, है ना, और ई तो रहेगा ही, और डी ए का जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा ए वेक्टर, ई डॉट ए वेक्टर। तो यही हमारा क्या रहेगा फार्मूला, फाई बराबर ई ए। इसका अगर हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होगी हमारे पास, अदिश राशि होगी। कैसी राशि, अदिश। विद्युत फ्लक्स क्या रहेगी, अदिश राशि होगी, है ना। अब हम इसका अन्य मात्रक भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके अन्य मात्रक की बात कर लेते हैं। ऐसे अन्य मात्रक तो देखें, फाई ई बराबर ई ए क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हमने ई का एक मात्रक सीखा था, क्या, ई बराबर हमने सीखा था, आपको अगर याद हो, वोल्ट पर मीटर। तो हम फाई ई बराबर अगर हम लिखें, मात्रक की बात करें, ई का मात्रक वोल्ट पर मीटर और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, वोल्ट मीटर। फाई ई का जो अन्य मात्रक होगा वो होगा वोल्ट मीटर। है ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आगे अभी हमको काफ़ी चीज़ें करनी है ना। तो कल जो हम लोग करेंगे वो गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम का निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो लोग नोट्स ले जाएं, है ना। ये लगभग कितने, आपका 16 पेज का नोट्स है, तो नोट्स ले लें, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपका गॉस का नियम। और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो गॉस के नियम का न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स की सीट बनना शुरू हो गई है। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उससे पहले न्यूमेरिकल्स की सीट भी दे दी जाएगी। थैंक यू।